जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। बस आप लोगों को रेगुलर क्लास करते रहना है। देखो, आज मैं डिजिटल बोर्ड पर क्लास नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि हमारे गांव में जैसे कल ही से लाइट नहीं आया है, इसलिए मुझे इस तरह से क्लास कराना पड़ रहा है। तो इसको आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 15 प्रश्न जीके मतलब सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं, और 15 प्रश्न जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं, और 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं, और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा 50 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। देखो, जो पिछला क्लास आपका हुआ था इसमें मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा क्योंकि लाइट नहीं है मेरे तरफ ना, तो इसलिए मैं बोर्ड पर नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, आप लोग ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना, ठीक है ना। इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री शंकर क्रूप और खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगर पूछ देगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। अगर पूछ देगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय श्री शंकर क्रूप हैं। पूछ देगा कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन है, तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी आपके खान अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ठीक है ना। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। पूछ देगा कि शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है, ठीक है ना। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और पूछ देगा कि लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? आपका लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक जी को जाना जाता है, ठीक है ना। और पूछ देगा कि बापू के नाम से किसे जाना जाता है? तो बापू के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। ये सारी चीजें आप लोग अपने कॉपी में लिख लो कि लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है, और शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, और बापू के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना, और 100 को मैं स्पोर्ट्स का प्रश्न लाने वाला हूँ। वो जो 100 प्रश्न आने वाला है ना, जैसे वन लाइनर रहेगा, इसमें 4 ऑप्शंस नहीं रहेंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शंस रहेगा जो राइट आंसर रहेगा। और वो जो 100 को मतलब स्पोर्ट्स वाला जैसे मैं प्रश्न लाने वाला हूँ, उसमें से आपके पेपर में 3 प्रश्न के आसपास में 100% पूछे जाएंगे, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। टोटल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उस क्लास को आप लोगों को जरूर करना है, ठीक है ना। जितने लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जैसे उसमें कोर्स लिए हुए हैं, तो कोर्स वाले में जो करंट अफेयर्स डाला गया है 100 को ना, वही वाला वो रहेगा, तो वो लोग
लोग एक बार वो लोग पढ़ लें, ठीक है ना, जो लोग पेड कोर्स वाले में हैं पढ़ लें, उसके बाद से वीडियो देखेंगे तो फिर उनके दिमाग में वो सेट हो जाएगा, ठीक है ना। और वहाँ से जरूर मतलब 3 प्रश्न तो जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि मतलब वहाँ पर अच्छा अच्छा प्रश्न डाला गया है, उसको आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है ना। और बहुत जल्द वो वाला क्लास आप लोग के सामने आएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल परीक्षण में, फिल्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है, ठीक है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगर पूछ देगा कि आस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछ देगा कि कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कालिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पूछ देगा कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल परीक्षण में दिया जाता है और आस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और कालिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? अगली बार ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, यमुना, गोमती और ब्रह्मपुत्र। तो नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो भारत का राजधानी है नई दिल्ली, वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। जो भारत का राजधानी है नई दिल्ली, वो किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे बसा है। अब गंगा आ गया, तो गंगा मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, ये हरिद्वार से मतलब उत्तराखंड से निकलती है। हरिद्वार एक बार आप लोग सुन लो, ठीक है ना। हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और पटना, ये पूरा का पूरा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद और पटना, ये पूरा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोमती जो लिखा गया है ना, पूछ देगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। और ये जो ब्रह्मपुत्र दिया है ना, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र जो दिया है सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, इसमें तो मिटाने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रह्मपुत्र जैसे गुवाहाटी बोलते हैं, लिखा जाता है आपका गुवाहाटी लिखा जाता है, ठीक है ना। गुवाहाटी लिखा जाता है, लेकिन इसको गुवाहाटी बोला जाता है, वह साइलेंट रहता है। तो गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है? गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। आपका नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, पटना, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, ये सारी चीजें मतलब ये सारा शहर गंगा नदी के किनारे बसा है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 7, 15 और 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। पूछ देगा कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। पूछ देगा कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में आपके 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है। हाँ, यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है?
तो प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है ना। शक्तिकांत दास जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगली बार पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है ना। भारत की स्पेस एजेंसी जिसे इसरो बोला जाता है, भारत की स्पेस एजेंसी को, तो इसका पूरा नाम क्या है? तो भारत की स्पेस एजेंसी का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। यहाँ पर देखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लिखा गया है, लेकिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है ना। भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इसरो नाम है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हरियाणा का राजधानी कहाँ पर है? तो हरियाणा का राजधानी कहाँ पर है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। चंडीगढ़, कोलकाता, शिमला और चेन्नई। तो हरियाणा का राजधानी कहाँ पर है? हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है ना। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है। पूछ देगा पंजाब का राजधानी कहाँ पर है? तो पंजाब का राजधानी भी चंडीगढ़ है। हरियाणा और पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ है। पूछ देगा कि पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ पर है? क्या पूछ देगा? पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ पर है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ अच्छे से लिखना नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखो हरियाणा और पंजाब का राजधानी तो आपका चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद से आपका पश्चिम बंगाल पूछ देगा, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल का राजधानी आपका कोलकाता हो गया। पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ पर है? तो कोलकाता है। फिर हिमाचल प्रदेश पूछ देगा, तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है। और ये कन्फ्यूजन में डालने वाला है, ठीक है ना। पूछ देगा कि तमिलनाडु का राजधानी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु का राजधानी आपका चेन्नई है। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पूछ देता है कि 1857 की क्रांति का संबंध किससे है? तो 1857 की क्रांति का संबंध मंगल पांडे से है। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये पूछ देगा कि 1857 का क्रांति कब से चालू हुआ? मतलब जैसे डेट वोट अगर पूछ देगा ना, तो आप लोग को याद रखना है 10 मई 1857, ठीक है ना। 10 मई 1857 उसका राइट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बीड़ा, सितार, संतूर और बांसुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो शिव कुमार शर्मा जी है ना, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध संतूर से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। पूछ देता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर पूछ देता है, ठीक है ना। तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। और पूछ देगा कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया पूछ देगा, ठीक है ना। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो बांसुरी उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के लॉन्च होने और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का टाइम है। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का टाइम है। देखो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो उस टाइम का बात मैं बता रहा हूँ कि मतलब वो कितना बजे लॉन्च हुआ था। और जैसे जब दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 पहुंचा तो वो कब पहुंचा, किस महीने में पहुंचा
और कितना बजे पहुंचा ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चंद्रयान 3 का जो लॉन्च होने का समय था ना, यहाँ पर मैं एक बात रिवीजन करा दे रहा हूँ। जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च किस दिन हुआ, तो 14 जुलाई 2023 को, ठीक है ना। ये दिन आप लोग को याद रखना है कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, ठीक है ना। और दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 कब पहुंचा, तो दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त, ठीक है ना। दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त को मतलब पहुंचा चंद्रयान 3। अब 23 अगस्त को एक दिवस भी मनाया जाता है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उसी टाइम वो बोले कि 23 अगस्त को जब चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया, तो नरेंद्र मोदी जी बोले कि 23 अगस्त को भारतीय स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर चंद्रयान 3 के लॉन्च होने का समय दिया है ना, तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। लेकिन कितने बजे हुआ था, तो 2:35 पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। और वहाँ दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा, दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त को तो पहुंचा। 23 अगस्त को भारतीय स्पेस डे के रूप में अब मनाया जाएगा। लेकिन 23 अगस्त को कितने बजे पहुंचा, तो 6:02 पर, ठीक है ना। 6:02 पर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। और 2:35 पर चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 के विजेता टीम का नाम बताइए। राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग मैच वैच देखते होंगे उन लोगों को तो बताने का जरूरत ही नहीं होगा। महिला प्रीमियम यहाँ पर लीग रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग इसको काट कर लीग कर लेना। महिला प्रीमियम लीग 2023 के उप विजेता टीम का नाम बताइए। उप विजेता टीम बोला गया है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर विजेता टीम बोला गया है, लेकिन आप लोग को उप विजेता और विजेता दोनों याद रखना है। तो इसका राइट आंसर मुंबई इंडियंस हो जाएगा। पूछ देगा महिला प्रीमियर लीग 2023 के उप विजेता टीम का नाम बताइए। तो आपका जो उप विजेता टीम है ना, देखो इसका राइट आंसर तो आपका ये हो जाएगा। और उप विजेता टीम आपका दिल्ली कैपिटल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है। तो आप लोग इसका राइट आंसर दो, ठीक है ना। अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है। तीरंदाजी, बैडमिंटन, जैवलिन थ्रो और टेनिस है। तो इसका राइट आंसर जैवलिन थ्रो हो जाएगा, ठीक है ना। जैवलिन थ्रो इज राइट आंसर। अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है, तो अन्नू रानी का संबंध जैवलिन थ्रो से है। और यहाँ पर एशियन गेम में ये गोल्ड मेडल लाई थी, ठीक है ना। एशियन गेम में ये गोल्ड मेडल लाई थी, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसका फुल फॉर्म होता है DRDO। DRDO अगले बार पूछा गया था कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर DRDO का पूछ देगा, देखो अगले बार इसरो का पूछा गया था, तो इस बार DRDO का भी पूछ सकता है। 100% मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, ऐसे ही TCS करता है। तो DRDO का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। जहाँ गोला बारूद बनता है ना, वही DRDO है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और आपका यहाँ पर दिया है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका हिंदी दिया है। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समीर वी कामत हो जाएगा, ठीक है ना। समीर वी कामत, वी यहाँ पर रहेगा। समीर वी कामत DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। और ये जो अर्जुन मुंडा है ना, पूछ देगा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, तो वो अर्जुन मुंडा जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बोला गया है ना,
तो आप लोगों को जैसे जो राज्य है ना उसके बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, ठीक है ना, मतलब सबसे कम महिला। मैं आप लोगों से बोला हूँ कि लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं अपने इंडिया में। जैसे अपने इंडिया में मतलब भारत का आपका जैसे मैं बोला हूँ कि लिंगानुपात कितना है, तो 1000 मतलब 1000 पर 943, ठीक है ना। जैसे 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं की संख्या है। ये कब का है, 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बोला जा रहा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीप, लक्षद्वीप। तो इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन में पड़ते हैं। सबसे यहाँ पर लिखा गया कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य दमन एवं दीप हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य दमन एवं दीप हो जाएगा। पूछ देगा कि सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। साक्षरता मतलब सबसे पढ़ा लिखा वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। और उस तरह से आपका राज्य में केरल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप लोग को पता होना चाहिए। पूछ देगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या घनत्व आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न सामान्य विज्ञान का है। देखो आप लोग मेरे एप्लीकेशन से पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना, क्योंकि एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें डाली गई हैं जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। और जो लोग पेपर दे चुके हैं उन लोग को ये पता होगा अच्छी तरह से कि हाँ मतलब इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लोग पहली बार पेपर देने जाएंगे वो लोग सोचेंगे पता नहीं ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि नहीं, लेकिन जो लोग पेपर दे चुके हैं उन लोगों को पता है कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग मेरे एप्लीकेशन से भी पढ़ाई करते रहो। एप्लीकेशन में जो प्राइस है ज़्यादा नहीं है। अगर फ्री में पढ़ाई करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये वाला जो अभी आप लोग का क्लास चल रहा है इसका पूरा PDF आप लोगों को फ्री कंटेंट वाले में मिल जाएगा क्लास अपलोड होने के 2 घंटे बाद, ठीक है ना। और मेरे टेलीग्राम में भी ये पूरा का पूरा PDF आप लोगों को मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन से नहीं मिल पाएगा तो टेलीग्राम से ले लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। तो जितने साथी टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप लोग जुड़ जाना, ठीक है ना। वहाँ से आप लोगों को ये आसानी से मिल जाएगा पूरा PDF, वो भी आंसर सहित, ठीक है ना। एप्लीकेशन में भी भेज दूंगा, टेलीग्राम में भी भेज दूंगा। जितना लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को दिखाई दिया हूँ। सिर्फ 99 रुपये में आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे। और 30 के 30 मॉक टेस्ट में जो मैथ का क्वेश्चन है ना उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर मिलेगा। अभी वो मैथ का आज 7वां वाला मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। तो उसको देख लेना। मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर फ्रैक्टोज हो जाएगा। फ्रैक्टोज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से दीर्घ मात्रिक खनिज तत्व है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। निम्न में से दीर्घ मात्रिक खनिज तत्व है, तो ये सब हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का अवशोषण किस भाग में होता है, तो जल का अवशोषण किस भाग में होता है, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बड़ी आंत हो जाएगा, ठीक है ना। जल का अवशोषण किस भाग में होता है, तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम है, ठीक है ना। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कैल्शियम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी हास्य गैस है, NO2, N2O, CO2, Cl2। तो इसका राइट आंसर N2O हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी हास्य गैस है, तो N2O इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा व जिंक, निकिल, तांबा व जिंक, टीन व कापर, कापर व एल्यूमिनियम है। तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल तांबा व जिंक का मिश्र धातु है। पीतल तांबा व जिंक का मिश्र धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मछलियों का उत्सर्जी अंग है। मछलियों का उत्सर्जी अंग है फेफड़े, त्वचा, वृक्क और यकृत। तो इसका राइट आंसर आपका वृक्क हो जाएगा, ठीक है ना। मछलियों का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो वृक्क है। मछलियों का उत्सर्जी अंग वृक्क है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव का स्वर यंत्र है। मानव का स्वर यंत्र है फेरिंग्स, लेरिंग्स, श्वास नली और वायुकोश है। तो इसका राइट आंसर आपका लेरिंग्स हो जाएगा, ठीक है ना। लेरिंग्स इज राइट आंसर। मानव का स्वर यंत्र कौन सा है? तो लेरिंग्स है, ठीक है ना। मानव का स्वर यंत्र आपका लेरिंग्स है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वचा का रंग किससे बना होता है? त्वचा का रंग किससे बना होता है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, मेलानिन और कार्टिसॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मेलानिन हो जाएगा, ठीक है ना। त्वचा का रंग किससे बना होता है? तो त्वचा का रंग मेलानिन से बना होता है। त्वचा का रंग मेलानिन से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचने हेतु किसकी परत चढ़ाई जाती है? तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम और पारा। तो इसका राइट आंसर आपका जस्ता हो जाएगा, ठीक है ना। लोहे को जंग से बचने हेतु किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन का अस्थायी अपरूप है। कार्बन का अस्थायी अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर प्रमस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है ना। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? शुक्राणु, अंडाणु, वृषण और शिशन। तो इसका राइट आंसर शुक्राणु हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? तो शुक्राणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद से मैथ वाले सर आएंगे और वो बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे जो आप लोग का मैथ का क्लास है, जैसे मेरे एप्लीकेशन में जो 7वां मॉक टेस्ट है, तो उसको मैं कल ही पूरा का पूरा मैं वीडियो बनवा चुका था सर जी से, जब लाइट था तभी। तो इसलिए आप लोगों को मॉक टेस्ट वाला तो मतलब बोर्ड पर ही होगा। और आज ही आप लोग को 8वां मॉक टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं मतलब सर से बोला हूँ, देख रहा हूँ अभी लाइट आएगा जैसे, तो आज 2 मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे। अब जिन लोगों को ये नहीं पता होगा कि भाई कहाँ से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? गाल्जी का है, लाइसोसोम, राइबोसोम और केंद्रक। तो इसका राइट आंसर राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहा जाता है।
मैथ को सॉल्व करने से पहले इसको जो लोग अच्छे से नहीं समझे हो एक बार समझ लो। जैसे आज आप लोगों का 7वां मॉक टेस्ट का जैसे सॉल्यूशन होने जा रहा है नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन में जो 7वां मॉक टेस्ट है, तो एक बार पहले आप लोग लगा लेना, ठीक है ना। जितने लोग भी कोर्स ले चुके हो और जो लोग कोर्स नहीं लिए हो तो उतने लोगों को तो सिर्फ यूट्यूब पर उसका सॉल्यूशन ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो 7वां मॉक टेस्ट दिखाई दे रहा है, तो यही 7वां मॉक टेस्ट का मतलब सर आज सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है ना। और जितने लोग जैसे मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो मेरे एप्लीकेशन से आप लोग सिर्फ 99 रुपया परचेज करके और पूरे 30 मॉक टेस्ट ले सकते हो। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि अब आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने का जरूरत है। मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो समझ ही नहीं पाओगे कि भाई पेपर में किस तरह से टाइम मैनेज करना है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैथ वाले सर आ रहे हैं। मॉक टेस्ट का टेस्ट नंबर 6 देख लिए थे, आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 7। टेस्ट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे नोट हो चुका है और इसका सोल्यूशन देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है, 12x - 2 = 118 में x का मान हमसे पूछ रहा है। तो क्या दिया है, 12x यहाँ दिया है 12x - 2 = 118। तो इसमें हम क्या बताए थे, जब भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं तो चिन्ह को क्या करते हैं, बदल लेते हैं। यहाँ माइनस है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस। तो यह देखिए 12x रहेगा = 118, हाई माइनस इधर है तो प्लस, 2 है तो 2। अब 118 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा और यहाँ बचा 12x। अब x का गुणांक जो भी रहता है वह कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो x बराबर हो गया 120/12। तो 12 × 12, 1 और 0 बचा है तो 0। तो x का मान हमारा कितना मिल गया, 10। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिख रहा है, पहला। ठीक है, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं पेन कापी लेके बैठिए और नोट करते रहिए, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। मैथ को अच्छे से समझना है तो पेन कापी लेके बैठिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सफल होंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, 24 और 40 का HCF क्या दिया है, 24 और 40, इसका HCF निकालेंगे। HCF हुआ छोटी से छोटी संख्या, इसमें ऐसा काटेंगे जो से पूरा बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों कट जाए। बड़ी से बड़ी संख्या वह हो जो इससे दोनों क्या हो जाए, कट जाए। तो सिंपल यह नहीं डायरेक्ट कर पाए तो यहाँ 2 से काट दीजिए। जैसे हम लोग पढ़े हैं 2 × 2, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 20 हो गया। फिर 2 से काटे तो 2 × 6 = 12 और 10 दूना 20। फिर 2 से काटे तो 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10। अब देखिए, अब यह ऐसी संख्या आ गई जो सेम संख्या से कट नहीं पाएगी। अब मान लिया या तो ये 3 से कटेगा तो 5 से, तो HCF में वह नहीं आएगा। यहीं पे रोक लेंगे, यहीं HCF हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा C मिल गया। क्लियर, आगे देखिए। तीसरा कह रहा है कॉपी पेन और पेंसिल 2, 3, 4 का अनुपात है। यदि कॉपियों की संख्या 16 है तो पेंसिलों की संख्या बताइए। यही कह रहा है, यदि कॉपियों की संख्या कुल क्या है, 16 है तो पेंसिलों की संख्या बताइए। अच्छा ये देखिए हमारा दिया है कॉपी अनुपात पेन अनुपात पेंसिल। यही है ना, कॉपी पेन अनुपात पेंसिल है। तो सबका अनुपात दिया है 2, 3 और 4। अनुपात है तो हम रेशियो लगा लिए, 3:4, 4:2, 2:3 और 4। अब कह रहा है देखिए कॉपियों की संख्या क्या है, 16। तो कॉपी कहाँ, यही ना है। तो 2 बराबर हमारा कितना दे दिया है, 16 दे दिया है। तो 1 बराबर हम निकाल लेंगे। तो 1 बराबर कितना आ गया, 8। हमसे पूछ क्या रहा, पेंसिलों की संख्या। पेंसिल देखिए 1 का मान क्या है, 8 है। तो लिख देंगे पेंसिलों की संख्या 4 × 8। तो 4 × 8 =
32। तो पेंसिलों की संख्या कितनी हो गई? 32। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? बी। अब देखिए कह रहा है चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने के लिए कितनी की कमी करनी पड़ेगी? अच्छा ये देखिए हमारे पास कुल कितना है? 25% का हो रही है, 25% की वृद्धि करिए। 25% को यदि हम फ्रैक्शन में लिखें, भिन्न में लिखें, तो क्या लिखेंगे? सिंपल यही है 25/100 यही लिखेंगे। और 25/100 को 25 एक करना 25, 25 चौको 100, यही ना होगा? 25 एक करना 25, 25 चौको 100। क्या अनुपात हमें मिला? भिन्न क्या मिला? 1/4 मिला। अब सवाल देखिए कह रहा है 25% की वृद्धि। सपोज कर लिए हमारा मूलधन नहीं दिया, मूलधन क्या है? 4 है, और वृद्धि करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यही ना? 4 में 1 जोड़े तो क्या हो गया? 5। अब कह रहा है 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इसे प्रारंभिक मूल्य में लाने के लिए कितना कमी करना पड़ेगा? अब देखिए अब हमारा प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया? 5 हो गया। अब फिर 4 लाना है, फिर 4 लाने के लिए कितना कम करेंगे? फिर 5 में से कितना कम करेंगे? 1 को कम करेंगे, तो हम लिखेंगे 1/5, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य हमारा 5 हो गया तो नीचे 5 आ जाएगा, गुणे 100। तब 5 दूना 10 कितना हो गया? 20%। तो हम 20% के क्या कर दें? कमी कर दें। 20% कमी कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? फिर प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? 20 सी। अब देखिए कह रहा है एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 20% की वृद्धि होने पर आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों में क्या कर रहा है? लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि के लिए हम सूत्र बताए थे कि प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस xy/100, ये सूत्र बताए थे। वृद्धि है तो क्या लिखेंगे? प्लस 20, फिर प्लस 20, क्योंकि ए भी 20 का है। देखिए वृद्धि है और ये भी 20 क्या है? वृद्धि है। दोनों वृद्धि है तो दोनों को प्लस प्लस कर दिए, और यहाँ प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस होगा 20 गुणे 20/100। अब इन दोनों 20 को जोड़ेंगे तो 20 + 20 कितना हो जाएगा? 40%। अब प्लस 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 2 का 2 में गुणा किया तो 4%, और इन दोनों को हम जोड़ दिए तो कितना हो गया बाबू? 44% हमारा हो गया। और 44% क्या हो गया? प्लस हो रहा है। प्लस यह प्रदर्शित करता है कि हमारा क्या होगा? 44% की वृद्धि होगी। अगर माइनस रहता तो कमी होती, तो लेकिन 44% वृद्धि, तो यह हमारा प्लस होगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। अब देखिए कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक, 12 वस्तुओं का क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को सीपी लिखते हैं। कितना का? 12 वस्तुओं का सीपी हो गया। फिर कह रहा है और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो है बराबर का चिन्ह लगाए। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, यह क्रय मूल्य है, यह क्रय मूल्य है। लिखिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। इतना दिया है। देखिए कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। अब देखिए प्रतिशत लाभ, लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आई 12 है तो 12, 9 इसके नीचे ला दिए बट्टे 9, इधर है क्या? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, आया इसके नीचे आ गया तो क्या हो गया? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो अब देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना है? 9 रुपया है, और कितना हम बेच रहे हैं? 12 रुपये हम बेच रहे हैं। तो लाभ कितना मिल रहा है? 12 में से 9 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 का लाभ हो गया। और यही लाभ प्रतिशत निकालना हो
लाभ, यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य अगुणे 100। तो लाभ कितने का हो रहा है? 3 का। क्रय मूल्य कितना है? 9 बट्टे गुणे 100। तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिके 9 और 1/3 को हम क्या कहते हैं? 33 सही 1/3% या 33.33%। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। क्लियर? नोट कर लीजिए। कह रहा राम और श्याम के आयु का अनुपात। देखिए राम और श्याम के आयु का अनुपात 3:4 हो गया। कर तथा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो बाद मतलब प्लस हो जाएगा 5 वर्ष, और यहाँ भी प्लस हो गया 5 वर्ष। कर 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है? 4:5 हो जा रहा है, यही ना। तो कह रहा राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा ले बताइए 3 से 4 होने में कितना वर्ष लग रहा है? 5 वर्ष। और यहाँ भी 4 से 5 एक बढ़ रहा है। देखिए 1 और 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं 1 इकाई बराबर 5 वर्ष। लिख सकते हैं कि नहीं बाबू? आप लोग बताइए। हम देख रहे हैं 3 से 4 होने में कितना साल लग रहा है? 5 साल लग रहा है, या 4 से 5 होने में 5 साल। तो हम लिख सकते हैं 1 इकाई बराबर 5 वर्ष। और राम की कितनी इकाई है? राम को तो 3 इकाई है वर्तमान ना। तो राम की निकालना है, राम का, तो क्या करेंगे 5 गुणे 3 वर्ष। तो राम की आयु कितनी हो गई? 15 वर्ष। 15 वर्ष। और यही श्याम का पूछता है, तो इसमें क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे, 5 को 20 वर्ष हो जाएगा। लेकिन राम का पूछ रहा है तो राम का हमारा क्या हो जाएगा? 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। 8वां देखिए, करे कितने समय में 4% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 6,000 रुपए का मूलधन 7200 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 6,000। ठीक। मिश्रधन दे दिया है, मिश्र धन दे दिया है 7200। ठीक। दर दे दिया है, दर कितना दे दिया है? 4%। ठीक। तो हम ब्याज निकाल लिए। ब्याज कितना हो जाएगा? 72 में से क्या करेंगे? 6,000 घटा देंगे तो कितना हो गया? 1200। यही हो रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? कितने समय पूछ रहा है। तो लिखेंगे ब्याज इज इक्वल टू P मतलब मूलधन, R मतलब दर, T मतलब समय बट्टे 100। ब्याज कितना है? 1200। मूलधन कितना है? 6,000। दर हमें से पूछ रहा है, नहीं 4% दिया है। समय पूछ रहा है, टी पूछ रहा है बट्टे 100। यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 क्या हो गया? कट गया। 6 से इसको काट दिया तो 6 दूना 12, यह हो गया 200। और यहाँ 4 है और यहाँ एक 0 बचा है, तो बचा क्या? इस 0 से इस 0 को भी काट दिया और 4 से इसको काट दिया तो 4 5 20। बचा क्या? 5 वर्ष। टी बराबर कितना बचा? 5 वर्ष। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन मिल रहा है? बी। 10 देखिए, कर साइन स्क्वायर 60 अंश, कास स्क्वायर 30 अंश, काट स्क्वायर 45 अंश, सेक स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें त्रिकोणमिति का जो भी वैल्यू होती है, साइन 0, 30, 45, 60 और 90, इतना याद होना चाहिए। ठीक। जिन भाइयों को नहीं याद है यहाँ लिख दे रहा हूँ, नोट कर लेंगे। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2।
अब बाबू इसका क्या है, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर चढ़ा दिए, प्लस है तो प्लस, कास 60 कास 30, देखिए साइन 60 और कास 30 की वैल्यू एक ही सेम होती है, ठीक। तो इसका भी हो जाएगा यही √3/2, और इसका भी वर्ग है तो वर्ग, प्लस काट 45 का मान 1 होता है तो 1, और इसका वर्ग है तो वर्ग, प्लस सेक 60। अच्छा सेक 60 का मान कितना होता है, यदि सेक 60 का मान नहीं याद है तो कास 60 का याद होगा, कास 60 का होता है 1/2, उसका उल्टा करेंगे 1/2 का तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 का हम यहाँ वर्ग चढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जब भी हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रेश 3 हो जाएगा, और 2 दूना क्या हो जाएगा 4, ये भी फ्रेश 3 हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, प्लस 1 प्लस 2 दूना 4। अब यहाँ देखिए दोनों हर समान है, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, 6/4, और है हो गया 4 1 5, ठीक। तो सही में तो दिया नहीं है तो इसको काट देंगे, तो 2 3 6 और 2 दूना 4, 3/2 और धन 5/1, तो इसमें क्या कर देंगे 5 दूना 10 और 3 13, तो 13/2। देखिए इसका इसमें गुणा कर दिए, इसका इसमें कर दिए, और इसका इसमें कर दिए, ठीक है। तो देखिए 2 3 का नाम 3, यहाँ देख लीजिए 3 का नाम 3, अब 5 दूना 10, अब बट्टे 2 का नाम 2, 10 और 3 जोड़ दिए तो 13, 13/2, और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल गया, बी। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11 नंबर देखिए, कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर है, तो परिमाप बताइए। अच्छा वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल यही होता है, भुजा स्क्वायर बराबर करना दिया है 324, ये किसका वर्ग है 18 का, तो भुजा कितना मिल गया 18। अब हमसे पूछ रहा है परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 × भुजा, 4, अब भुजा कितना है 18, 18 चौको 72, और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है 72 डी। क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वस्तु पर 15% की छूट के स्थान पर 20% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य में 400 की कमी आ जाती है, तो वस्तु का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा ले बताइए 15% तो छूट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब 15 के स्थान पर क्या दे दिया रहा है 20% दे रहा है, हमसे कह रहा है 15 के स्थान पर कितना दे रहा है 20%, यही ना, और वह 20% छूट देने पर 400 की कमी आ जा रही है, तो यहाँ से तो मिल रहा है 5% बराबर हमारा 400 रुपया मिल रहा है, यही ना। तो क्या कह रहा है, तो वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में क्या होगा 100% होगा, तो जाहिर सी बात है 100% होगा, तो ए में यदि 100 कब होगा जब इसमें 20 का गुणा करेंगे, तो क्या करें 20 × 5%, अब 20 का प्रतिशत में गुणा किए तो उधर अंक में भी 20 का गुणा कर देंगे, 400 × 20, हाई हो गया 5 दूना 10, ई हो गया 100% बराबर 4 दूना 8 और 3 0 है तो 3 0, तो 100% बराबर 8000, कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया, और 8000 ऑप्शन नंबर हमारा बी मिल गया। क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो एक बार फिर समझ लीजिए। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, वस्तु पर 15% की कमी के स्थान पर 20% की छूट हो जा रही है, अब 15 के जगह पे 20 मतलब 5% एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वही 5% कितना 400 कमी हो रही है, तो 5% बराबर 400 कर दिए। अब कोई भी अंकित मूल्य अपने आप का 100% होगा, तो 5 में हम कहा कि 20 का गुणा करें 100 हो गया, तो जाहिर से जब परसेंटेज में गुणा करेंगे तो कमी में गुणा करेंगे, इसमें भी 20 का गुणा कर दिए, तो दोनों क्या हो गया 100% 8000 के बराबर हो गया, और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया बी। 12 नंबर देखिए, कह रहा है एक शंख की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 21 मीटर है, इसको 21 कर लीजिएगा, यह टाइपिंग में मिस हो गया है, ठीक है। 21 मीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन यहाँ देखिए, शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान यहाँ देखिए 7 मीटर दिया है, स्क्वायर है तो 2 बार 7 लिख देंगे, और एच हमारा 21 मीटर है तो 21। अब देखिए मीटर इसका स्क्वायर का मीटर, मीटर स्क्वायर होगा, और एच का मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब या घन क्यूब, बात एक ही है। अब यहाँ देखिए 7 से 1 7 कट गया, 3 से 7 हो गया ये भी। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और 1 15, 154, और गुणे अभी 7 एक बचा है। अब इस 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौको 28 के 8 हासिल 2, 7 पचे 35, 35 और 2 37 हासिल 3, 7 का नम 7 और 3 10, तो 1078 मीटर क्यूब या घन मीटर क्यूब। ठीक है, और 1078 घन मीटर क्यूब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 13 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 व्यक्ति 10 में 300 कमाते हैं, 12 आदमी 6 आदमी 10 दिन में है, 10 दिन रहेगा, ठीक है, 10 दिन में 300 कमाते हैं, तो 12 आदमी 10 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो इसके लिए एमडीएच बताए थे ना, एमडीएच मसाला, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू इंटू आर, ये नहीं बताए थे। यदि 2 है इसे क्या कर लेंगे, 1 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 कर लेंगे। इधर M2 D2 H2 अपॉन W2 इंटू R2, ये फार्मूला आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक, अब इसी फार्मूले पर रखिए। यम क्या है, मैन है, आदमी है, डी दिन है, एच हावर्स है, यह वर्क है, और यह रुपया है। ठीक, तो इसमें क्या यूज क्या हो रहा है, देखिए 6 व्यक्ति हैं, तो आदमी कितने हैं 6, दिन कितने हैं 10, घंटा नहीं दिया है, काम नहीं दिया है, लेकिन रुपया दे रहा है, रुपया कितना कमा रहा है 300, हो गया। फिर कह रहा है 12 आदमी, तो 12 आदमी 10 दिन में कितना रुपया कमाएगा, यही ना। तो यहाँ देखिए 10 से 10 आराम से कटा, 6 दूना 12, आर का गुणा इधर किए तो आर हो गया, और 3 का गुणा 2 में किए तो 3 दूना 600, तो कितना आदमी कितना रुपए कमाएंगे लोग, 600 रुपये कमाएंगे, और 600 ऑप्शन नंबर हमारा सी मिल रहा है। क्लियर। अब देखिए क्या करा, 14 पेन का मूल्य 135 रुपये है, तो 40 पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। 15 पेन का मूल्य देखिए, 15 पेन का मूल्य कितना है 135 रुपये, यही ना। हमें 40 पेन निकालना है, लेकिन 15 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 15 या 45 हो जा रहा है, 40 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 का इधर भाग कर दिए, तो क्या हो गया 3 पचे 15, 5 पेन का मूल्य हमारा क्या निकल गया, यहाँ 3 के भाग देंगे तो 3 चौको 12, 1 15, 3 पचे 15, 5 पेन का 45 रुपये निकल गया। हमें क्या लाना है 40 पेन, तो 5 में कितना का गुणा करेंगे 40 आ जाएगा 8, 8 पचे 40, तो 8 का गुणा कर दिए, 8 पचे 40 पेन हो गया, और इधर भी 8 का गुणा कर दिए, 45 गुणे 8, इतना रुपया हो गया। अब गुणा कर लीजिए, यह हो गया 40 पेन हो गया बाबू, इधर गुणा करेंगे तो 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, ठीक, 8 चौको 32 और 4 36, तो 360 रुपया हमारा होगा, और ऑप्शन नंबर हमारा सी मिल रहा है। देखिए जो भी आप लोगों को क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि जल्दी बता दे रहे हैं या सही सूत्र से नहीं बता रहे हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, उसमें जरूर सुधार होगी। भाई गलती हो सकती है हमसे भी, जो भी गलती होगी उसमें जो भी त्रुटि होगी हम सुधारेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक पाइप पानी की टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। एक कोई पाइप है, ठीक है, कितना मिनट में खाली कर सकता है 60 मिनट में। ठीक है, 60 मिनट में ये खाली कर दे रहा है। फिर कह रहा है
दूसरा पाइप मान लीजिए बी है, ये कितने मिनट में खाली कर सकता है? 30 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? खाली कर सकते, दोनों मिलकर भरे हुए टंकी को कितने समय में खाली करेंगे? टोटल पानी कितना भर रहे हैं सब? 60 और 30 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? टोटल आ जाएगा। ये बताए हैं, इसका एलसीएम होता है। एलसीएम क्या होता है? टोटल वैल्यू होती है। देखिए, काम वाला हो या एक आदमी मिलकर इतना काम करते हैं या टंकी वाला, दोनों सेम एक ही फॉर्मूला चलता है, यही है। टोटल काम एलसीएम होता है, तो टोटल काम इसका 60 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये हमारा टोटल काम है। टोटल कितना मिनट लगेगा? 60 मिनट लगेगा भरने में। ठीक है, अब एक कितना मिनट में भरेगा? 60 का नाम 60, मतलब 1 दिन में लगेगा। 30 को कितना लगेगा? 2 दिन लगेगा, यही ना, 2 मिनट लगेगा। अब कह रहा है मिलकर भरे हुए को कितने समय में खाली कर सकते हैं? दोनों मिला दे, दोनों को मिला दे, A + B यदि मिल रहा है तो कुल कितना भर रहे हैं सब? 3, 2 और 1, 3 हो रहा है, यही हो रहा है। और टोटल कितना है? 60। 60 लीटर को खाली करने में यदि 3 मिनट लग रहा है तो इसका इसमें भाग दे देंगे तो कितना लगेगा? 3 दूना 6, 20 मिनट में हमारा क्या हो जाएगा? खाली आराम से कर देंगे दोनों मिलके। और दोनों मिलके 20 मिनट, 20 मिनट हमारा क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आप लोगों का 15 क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका 15 जीके, 15 जीएस और 15 मैथ समाप्त हो गया। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न है कि यदि इतना इतना और इतना इतना हो तो इतना क्या होगा? तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। सबसे पहला नंबर तो ये देखो, टी कितना नंबर पर आता है? 20 नंबर पर। ओ आपका 15 नंबर पर आता है और यम आपका 13 नंबर पर आता है। तो जोड़ लेते हैं, 5 3 8 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 ही, तो सब जोड़े हैं तो 48 हो गया है। यहाँ पर देखो 48 लिखा गया है। सेम उसी तरह से डी आपका 4 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है और के 11 नंबर पर आता है। तो जोड़ लेते हैं, आपका 4 और 9 13, 13 और 3 16 और 1 17 के 7 हासिल 1 और एगो है एगो हासिलवा 2 27 है। तो कुछ नहीं किया गया है, बस जोड़ दिया गया है। अब यच यहाँ पर दिया है, यच 8 नंबर पर आता है, उसके बाद से ए 1 नंबर पर आता है, फिर यच 8 नंबर पर, फिर यच 8 नंबर पर और वाई आपका 25 नंबर पर आता है। ठीक है ना, उसके बाद से 8 1 9 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17 17 3 20 5 25 5 30 है। 30 के 0 हासिल बच्चा 3 और 2 हई हासिलवा 3 2 5 है। तो आपका 50 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको देख लेना, आप लोग जोड़ लेना, जोड़ोगे तो आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्या दिया है? निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। 1 4 9 16 25 36 है। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा। तो आगे 7 का स्क्वायर कर दो, 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है ना, आपका नेक्स्ट दिया है कि यदि एक कोड भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा? तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो तुरंत देखते बार में समझ जाओगे। यहाँ लिखा गया है कि यदि एक कोड भाषा में इतना को पी का क्यू लिखा है, ओ का पी लिखा है, पी का क्यू लिखा है, यू का भी लिखा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, एक एक जोड़ दिया गया है। पी में 1 जोड़ोगे तो क्यू हो जाएगा, ओ में 1 जोड़ोगे तो पी हो जाएगा, पी में 1 जोड़ोगे तो क्यू हो जाएगा, यू में 1 जोड़ोगे तो भी हो जाएगा, एल में 1 जोड़ोगे तो यम हो जाएगा। तो आगे भी वही कर देंगे, ई में 1 जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा, डी में 1 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा, यू में 1 जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा, सी में 1 जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा, ए में 1 जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा, टी में 1 जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा, आई में 1 जोड़ेंगे तो जे हो जाएगा, ओ में 1 जोड़ेंगे तो ओ पी हो जाएगा, एन में 1 जोड़ेंगे तो यम हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग मिला लेना, इसमें से आपका यम यम पी यम, एन में 1 जोड़ोगे ओ हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ओ रहेगा, सॉरी यहाँ पर ओ रहेगा। तो इसको आप लोग देख लो, एफ ई भी डी बी यू
उसके बाद से JPO, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट दिया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर सबसे ऊपर STAR लिखा गया है, नीचे आपका लिखा गया है ASR और T। अब यहाँ पर यस को यहाँ पर कर दिया है, फिर आर को ऐसे कर दिया है, ए को ऐसे कर दिया है और टी को ऐसे कर दिया है। तो सेम जिस तरह से ऊपर किया गया है ना, उसी तरह से देखो अक्षर सेम वही है। जब अक्षर मिलता है तो इधर उधर कर देता है, ठीक है ना। यहाँ भी यस है, यहाँ भी यस है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। तो अक्षर सेम है, वही है, लेकिन इधर उधर कर दिया तो ऊपर भी वही कर देंगे। आपका यम हो गया, आर हो गया, MAR यस हो गया ना। तो आपका जो सबसे पहला अक्षर है नीचे, यहाँ पर नीचे जैसे आगे वाला क्या आएगा यही ना देखना है। तो जो सबसे पहला अक्षर है उस सबसे लास्ट वाले के मतलब दूसरा वाला है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे लास्ट वाला यस है और दूसरा वाला आर है, तो सबसे पहला पर आर कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी आर नहीं है, इसमें भी आर नहीं है, तो 2 गो तो कट गया, अब 2 गो बचा है। अब देखो आपका दूसरा नंबर पर यस है यहाँ पर नीचे वाले में, तो मतलब दूसरा नंबर पर जो अंक है ना, जो ऊपर वाले में पहला नंबर पर है वही नीचे वाले में दूसरा नंबर पर है। तो इसमें भी ऊपर वाले में जो पहला नंबर पर है वही नीचे वाले में दूसरा नंबर पर आएगा, तो RM हो जाएगा। अब RM यहाँ पर नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग को करना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला का अगली संख्या क्या होगा? 26 4 30, 4 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36 में कितना जोड़ोगे तो 44 हो जाएगा, 36 में 8 जोड़ोगे तो 44 हो जाएगा। पहले 4 जोड़ा गया है, फिर 6 जोड़ा गया है, फिर 8 जोड़ा गया है, तो आगे 10 जोड़ देते हैं। 44 में 10 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों के पूरे के पूरे 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब देखते हैं लाइट कब तक आता है। वो जो 100 को स्पोर्ट्स वाला प्रश्न कराना है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, जो लोग कोर्स लिए हुए हैं वो पढ़ाई करते रहे मेरे भाई, पढ़ाई करते रहोगे तभी कुछ होगा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।